ऐतिहासिक व्यक्तित्व। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। प्रमुख तथ्य। समुद्रगुप्त प्रमुख गुप्त शासक था तथा चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी का पुत्र था एवं अपने अभिलेखों में इसने स्वयं को गर्व से लिच्छवी दौहित्र कहा है। इसके संबंध में हमें जानकारी हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति एरण अभिलेख तथा उसकी मुद्राओं से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई तथा अनेक विजयें प्राप्त की। उसने कोटुकुल को परास्त कर पाटलिपुत्र पर अधिकार किया तथा अच्युत तथा नागसेन नामक शासकों को पराजित किया। तत्पश्चात उसने इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी नामक स्थान पर नागवंश के 9 शासकों के गुट को परास्त किया तथा उन्हें मारकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। पराजित शासक तथा उनके प्रदेश थे: 1. रुद्रदेव या बुंदेलखंड, 2. मत्तिल यानी बुलंदशहर, 3. नागदत्त यानी मध्य प्रदेश, 4. चंद्रवर्मन दक्षिणी राजपुताना, 5. गणपति नाग यानी मथुरा, 6. अच्युत यानी बरेली, 7. नागसेन यानी पद्मावती, 8. बालवर्मन यानी असम तथा 9. नंदी नाग यानी मध्य भारत। तत्पश्चात उसने आटवक प्रदेश की जंगली जातियों को परास्त किया। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं तथा 20वीं पंक्ति में उसकी दक्षिण विजय का वर्णन किया है, जिसके अनुसार उसने निम्न राजाओं व उनके राज्यों पर विजय प्राप्त की: 1. कौशल का महेंद्र, 2. महाकांतार का व्याघ्रराज, 3. कौशल का मंतराज, 4. पिश्तपुर का महेंद्रगिरी, 5. कौटूर का स्वामी दत्त, 6. एरंडपल का दमन, 7. कांची का विष्णुगोप, 8. अवमुक्त का नीलराज, 9. वेंगी का हिस्तवर्मन, 10. पालक का उग्रसेन, 11. देवराष्ट्र का कुबेर एवं 12. कुस्थलपुर का धनंजय। उसने दक्षिण के शासकों से केवल धन तथा उपहार लिए तथा उन्हें उनके राज्य लौटा दिए एवं उन्हें अपना मित्र बना लिया। ये उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रतीक था। उसने समतट कामरूप, देवाक, नेपाल व कीर्तपुर आदि सीमांत प्रदेशों को भी अपने अधीन किया। मालव, अर्जुनायन, यौद्धेय, मुद्रक, सनकानिक, आभीर, प्राजुन, काक, सनकानिक, खरपरिक आदि पश्चिमी सीमांत प्रदेशों को भी अपने अधीन कर लिया। कुषाण शासक देवपुत्र शाही, शाहानुशाही, शक निरपति, शक मुरुंड लंका के शासक मेघवर्ण आदि ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसकी सभा में उपहार तथा अपने दूत भेजे। उसके सिक्कों से उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में उसे अच्छा कवि तथा विद्वानों का संरक्षक भी बताया गया है। वो अच्छा संगीतज्ञ भी माना गया है। उसके कुछ ऐसे सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जिनमें वो गद्दी पर बैठकर वीणा बजा रहा है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि वो संगीत के क्षेत्र में नारद व तुम्बरु को भी लज्जित करता था। उसकी इन उपलब्धियों, मुख्यतः विजयों से प्रभावित होकर V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। 375 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। वो वैष्णव धर्मावलंबी था, किंतु धर्म सहिष्णु भी था। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी। प्रमुख तथ्य। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन उपरांत हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने तीनों भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन किया था। संभवतः यही विभाजन उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बना। हुमायूं ने कामरान को काबुल एवं कंधार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को अलवर की जागीर दी। इसके अलावा अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां की जागीर दी। प्रारंभ में बाबर का प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा और उसके समर्थक हुमायूं को अयोग्य मानते थे,
वे बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, किंतु बाद में अपना जीवन खतरे में समझकर उन्होंने हुमायूं का समर्थन कर दिया। हुमायूं के लिए सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे, जो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। इनमें प्रमुख हुमायूं का समकालीन अफगान नेता शेर खां था, जो इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। हुमायूं का एक दूसरा प्रमुख शत्रु गुजरात का शासक बहादुर शाह था। हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव पर, किंतु इस अभियान में वो असफल रहा। हुमायूं का अफगानों से पहला मुकाबला 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया, परंतु अफगानों की पराजय हुई। 1532 में हुमायूं ने पहली बार चुनार का घेरा डाला। उस समय ये किला अफगान सरदार शेर खां के अधीन था। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने लड़के कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी मुगलों की सेवा में भेज दिया। 1532 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया एवं 1533 ईस्वी में मेवाड़ को संधि करने के लिए विवश किया। हुमायूं ने 1535-36 में शासक बहादुर शाह पर आक्रमण किया। इस युद्ध में बहादुर शाह पराजित हुआ। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों पर अधिकार कर लिया। 1534 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ तथा 1536 में पुनः बंगाल को जीतकर बंगाल के शासक से 13 लाख दीनार जुर्माना वसूलने से शेर खां के शक्ति और सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि हुई। पृष्ठ संख्या 80। फलस्वरूप शेर खां के प्रभाव को कम करने के लिए हुमायूं ने चुनारगढ़ का 1538 ईस्वी में दूसरा घेरा डाला और किले पर अधिकार कर लिया। बंगाल अभियान से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 29 जून 1539 को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया और एक भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई। कालांतर में हुमायूं ने इस उपकार के बदले उस भिश्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया था। इस विजय के फलस्वरूप शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाने और सिक्का ढलवाने का आदेश दिया। 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से पुनः परास्त हो गया। ये युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध था। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह की विजय के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ आ गई। अपने निर्वासन काल के ही दौरान हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को विवाह किया। कालांतर में इसी से अकबर का जन्म हुआ। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के अभियान के तहत हुमायूं 5 दिसंबर 1554 ईस्वी को पेशावर पहुंचा। फरवरी 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया। 15 मई 1555 ईस्वी में मुगलों एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के बीच मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। 22 जून 1555 ईस्वी को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर तथा मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे। इस युद्ध में अफगान बुरी तरह पराजित हुए। सरहिंद के युद्ध में मुगलों की विजय ने उन्हें भारत का राज सिंहासन एक बार फिर से प्रदान कर दिया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका। दुर्भाग्य से जनवरी 1556 ईस्वी में एक दिन जब वो दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी वो फिसल गया और इस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। लेनपोल ने हुमायूं के बारे में कहा है,
हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। हुमायूं ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था, इसलिए वो सप्ताह के 7 दिन अलग रंग के कपड़े पहनता था। वो रविवार को पीले, शनिवार को काले एवं सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनता था। हुमायूं को अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने इंसान कामिल कहकर संबोधित किया है। सआदत अली खां 1722 से 1739 ईस्वी। प्रमुख तथ्य: सआदत अली खां अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। यह शिया मतावलंबी था तथा निशापुर के सैयदों का वंशज था। 1720 ईस्वी में उसे बयाना का फौजदार बनाया गया। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में ये भी सम्मिलित हुआ था, अतः उसे 5000 का मनसब तथा बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई। वो 1720 ईस्वी से 1722 ईस्वी तक आगरा का सूबेदार रहा तथा इस दौरान उसे जाटों के विद्रोह से जूझना पड़ा। तत्पश्चात उसे अवध का सूबेदार बनाया गया, जहां उसने अनौपचारिक रूप से अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने अवध के प्रशासन को दृढ़ बनाया तथा वहां अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। उसके पुत्र नहीं था, अतः उसने अपने दामाद सफदरजंग को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद उसने दिल्ली की राजनीति में रुचि लेना शुरू किया। 1737 ईस्वी में उसने एक मराठा सैनिक टुकड़ी को परास्त किया तथा इसके बाद अपनी इस विजय को महान विजय के रूप में चित्रित करते हुए इसका विवरण मुगल दरबार में भेजा। मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट को इसकी जानकारी मिलने पर उसने दिल्ली पर ससैन्य तीव्रगामी अभियान कर सआदत खां के विवरण का खंडन किया। इस अभियान से बादशाह भयभीत हुआ तथा सआदत खां से नाराज भी। सआदत खां निजाम से ईर्ष्या करता था। 1739 ईस्वी में जब निजाम ने नादिर शाह को रुपए 50 लाख के बदले में करनाल से लौटने के लिए तैयार किया था, तो सआदत खां ने निजाम की सफलता से जल भुनकर दिल्ली की समृद्धता का लालच होते हुए नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली में 30,000 लोगों का क्रूरता से खून बहाया। कुछ समय बाद सआदत खां को भी अपनी इस भयंकर त्रुटि का आभास हुआ तथा ग्लानिवश उसने मार्च 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट क्लाइव 1725 से 1774 ईस्वी। प्रमुख तथ्य: रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 ईस्वी में हुआ था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के रूप में भारत आया। बाद में वो सैन्य क्षेत्र में आया तथा 26 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कैप्टन बन गया। उसने 1751 ईस्वी में अर्काट का विख्यात घेरा डालकर युद्ध का परिणाम इंग्लैंड के पक्ष में कर दिया। 1753 ईस्वी में वो इंग्लैंड लौट गया तथा 1755 ईस्वी में वॉटसन के साथ वापस आया। उसने घेरिया बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों का दमन किया। जनवरी 1757 ईस्वी में कलकत्ता को नवाब सिराजुद्दौला के हाथों से छीनकर क्लाइव सर्वे सर्वा हो गया। फरवरी 1757 में उसने नवाब सिराजुद्दौला से अलीनगर संधि की तथा मार्च में फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर को ध्वस्त कर दिया। तत्पश्चात उसने मीर जाफर, जगत सेठ, अमीरचंद आदि के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचकर 17 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला को परास्त कर बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। क्लाइव को बंगाल के नए नवाब मीर जाफर से बड़ी मात्रा में उपहार मिले। उसने 1759 ईस्वी में चिनसुरा के युद्ध में डचों को परास्त कर उनका सफाया कर दिया। पृष्ठ संख्या 81। 1760 से 1765 ईस्वी तक वो इंग्लैंड रहा। 1764 में बक्सर युद्ध में अंग्रेज पुनः विजयी रहे तथा क्लाइव 1765 ईस्वी में भारत आया बंगाल का गवर्नर बनकर। उसने इलाहाबाद की संधि की तथा मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। वो कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार व भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति रोकने में विफल रहा।
अपितु कुछ सीमा तक स्वयं भी इसमें लिप्त रहा। इंग्लैंड से लौटने के बाद क्लाइव पर संसद में आक्षेप लगाए गए, जिससे दुखी होकर उसने 22 नवंबर 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर ली।